एक्सप्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, का रेगुलेशन कोई इंड्यूसर करेगा, कैसे रेगुलेट कर रहा है उसको, कैसे ऑन करेगा या कैसे उसको बंद करेगा, दोनों चीजें पहले देख लो इसी ऑफ। रेगुलेशन में देख लेना, सबसे पहले यू कैरियोट का पहला, नहीं तो प्रॉब्लम उसी से है क्या? ट्रांसक्रिप्शनल हो गया, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल देखना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पहले क्या होगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग लेवल यानी कि स्प्लाइसिंग और कैपिंग, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए कहां से कहां, न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म तक रहेगा, उसके बाद ट्रांसलेशनल लेवल यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये पूरा, यानी कि ट्रांसलेशनल लेवल का मतलब क्या रहेगा, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, हाँ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसमें सबसे पहले जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें इनिशिएशन होने के बाद का, फिर प्रोसेसिंग लेवल में क्या रहेगा, इसमें जो भी बाकी स्प्लाइसिंग और कैपिंग हो रहा है यूकैरियोट्स में वो, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट में क्या रहेगा, हाँ फुली डेवलप्ड वो रिलीज हो जाएगा और बाहर बाकी का पार्ट, और ट्रांसलेशनल लेवल मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, इससे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो ये व्हाट इज रेगुलेशन आएगा, बाकी लैक ऑपरॉन का ही आता है, हाँ ठीक है, बाकी व्हाट इज मतलब लगभग लैक ऑपरॉन के क्वेश्चन से आता है, कहीं या तो पार्ट बताना या एंजाइम बताना वैसे आएगा। उसके बाद जैसे कि मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन में वो क्या करता है, रेगुलेट करेगा जीन के एक्सप्रेशन को, पहला जैसे कि ई कोलाई में कौन सा एंजाइम है, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज रहेगा, जो कि क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइज कर रहा है लैक्टोज को किसमें किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, कौन सा बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को किसमें किसमें कर रहा है, हाँ उसके बाद अगर एब्सेंस है तो फिर क्या होगा, ये सिंथेसिस नहीं करेगा, जो डेवलपमेंट हो रहा है किसका, जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी क्या रहेगा, एक्सप्रेशन करेगा बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स का। उसके बाद नेक्स्ट देखना इसमें क्या है, अगर कोई सबस्ट्रेट को हम जैसे कोई माइक्रोब की ग्रोथ मतलब ग्रोथ हो रहा है उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये मेटाबोलाइजेशन को ऑन कर देगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोल रहे हैं, उसको इंड्यूस करना। अगर क्या होगा, कोई भी मेटाबोलाइट यानी कि प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो रहा है, तो जीन्स यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो ऑफ हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रेशन, यानी कि जो ऑन कर रहा है वो इंडक्शन और जो ऑफ कर रहा है वो रिप्रेशन, तो इंड्यूसर और एक रिप्रेसर पढ़ते हैं हम लोग लैक ओपरॉन। तो ओपरॉन कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन किससे कंट्रोल हो रही है, सेट ऑफ जीन से कंट्रोल हो रही है, और जितने भी जीन्स है वो क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं किस चीज को, मेटाबॉलिक रिएक्शन को, वही क्या बना रहा है हमारा ओपरॉन पूरा बना रहा है। अब लैक ओपरॉन एग्जाम्पल में टीआरपी ओपरॉन रहेगा, सारे किसका, लैक्टोज है, ट्रिप्टोफैन का रहेगा, हिस्टिडीन का रहेगा, ये सारे क्या रहेंगे, ओपरॉन रहेंगे, तो ये हमारा ओपरॉन है। ओपरॉन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रेगुलेटरी जीन कौन सा रहता है, आई, ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रमोटर, उसके बाद ऑपरेटर, और ये तीनों किसके लिए, एंजाइम्स के लिए कोड कर रहे हैं, जेड वाई और ए, जेड किसके लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई किसके लिए, और ए जो है वो ट्रांस एसिटिलेज, वो बस पढ़ रही है और उसको बता रही है, ठीक है। तो लैक ओपरॉन जो है वो क्या कर रहा है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को, और किसने दिया था, जैकब और मोनेड ने उसको दिया था। अब फिर से देख लो यहाँ पर, पहला क्या है, प्रमोटर प्रेजेंट है, आई जो है वो रेगुलेटरी जीन है, प्रमोटर, फिर ऑपरेटर प्रेजेंट है, फिर जेड वाई ए तीनों क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पे, तो वही रेगुलेटर या इनहिबिटर जो कि किसके लिए कोड कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन के लिए। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन में जेड वाई और ए रहेगा, और एक क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑपरेटर जीन इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो तीनों इसके पार्ट्स रहेंगे। उसके बाद
जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये स्विच ऑफ कंडीशन है। क्यों स्विच ऑफ कंडीशन है? क्योंकि रेगुलेटर किसमें हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा कि नहीं होगा? फिर क्या हो जाता है वो, और अगर लैक्टोज जो है इंड्यूसर ऐड होगा तो रिप्रेसर जो है वो अगर ऐड हो रहा है रेगुलेटर जीन में आके, तो फिर क्या हो जाएगा, बाकी का आगे कोडिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वहां पर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर वही देखना कि अगर कोई भी लैक्टोज नहीं है, मतलब कोई भी इंड्यूसर अगर प्रेजेंट नहीं है, तो लैक ओक्रोन क्या रहेगा, स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो रेगुलेटर जीन सिंथेसाइज जो है वो क्या कर रहा है, एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है, और इसी से प्रोटीन जो है वो बाइंड होती है कौन से रीजन में, ऑपरेटर रीजन में, और ब्लॉक करती है आगे का आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट को। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंड्यूसर ऐड हो रहा है, तो इंड्यूसर ऐड होके क्या करता है, आगे का कोडिंग कर रहा है, यानी कि जेड किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमेज, और ए जो है वो क्या रहेगा, ट्रांस एसिटिलेज। तो ये एमआरएनए बनने के बाद ट्रांसलेशन के लिए ये तीनों एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब लैक्टोज को ऐड कर। तो लैक्टोज जो है वो ग्रोथ मीडियम में अगर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, लैक्टोज ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है किसमें, ई कोलाई में, किसकी मदद से, परमेज की मदद से। अगर ये बाइंड होता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, तो फिर क्या हो जा रहा है, ये मतलब तो इसकी वजह से क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाएगा, कहाँ पर, ऑपरेटर में, ऑपरेटर फ्री होगा और आगे का कोड कर लेगा। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और ट्रांसलेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो है वो किसकी तरह क्या कर रही है, इंड्यूसर्स की तरह लैक ओक्रोन। अगर रेगुलेशन जो है अगर रिप्रेसर से हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं उसको। तो दोनों ही आ जाएगा। अगर रिप्रेसर से हो रहा है मतलब स्टॉप हो जा रहा है, तो ठीक है। अगर लैक ओक्रोन कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन रहेगा, तो पूरा मेटाबॉलिज्म में कर, अगर तुमको नेगेटिव रेगुलेशन समझाने के लिए आएगा तो तुमको बताना पड़ेगा ऑफ कंडीशन। हाँ, तो वो पूरा ऑफ कंडीशन भी बताना पड़ेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखते हैं, तो ये क्या रहेगा, एंटायर डीएनए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीनोम। जीनोम किसको बोल रहे हैं, ये पूछा है। जीनोम किसका रहेगा, डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम जीनोम बोलते हैं। ह्यूमन जीनोम में डीएनए पैक करता है किससे, रेटिकुलर क्रोमोसोम से, और सबसे पहला और कर रहा था न्यूक्लियोटाइड का, और सारे मैच कर रहा था। अब क्या हुआ कि उनको फॉर्मेट कौन कर रहा था, पार्टिकल ऑफ एनर्जी और अब इसके फीचर्स मेन या गोल्स देखते हैं, तो गोल्स में पहला क्या रहेगा कि इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जितने भी सबको, उसके बाद सीक्वेंसिंग करना है कितने का, करना है डेटा को डेटा एनालिसिस के लिए प्रूव करना भी, और ट्रांसफर रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज है दूसरे सेक्टर्स तक पहुंचाना भी। दूसरे सेक्टर्स मतलब को दिखाई दे रहा है, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़े होगे बचपन में तुम लोग इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर सब पढ़े हो ना, तो ठीक है। तो अदर सेक्टर में मतलब एक बार प्रिपेयर हो जाएगा तो दूसरे सेक्टर में पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद एड्रेस करेगा एथिकल, सोशल और लीगल इश्यूज जितने भी हैं उसको, और जो कि प्रोजेक्ट से आ रहा है। तो सारी चीजें इसका गोल था कि इसको ये सब चीजें करना जरूरी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। अब इसमें मेथोडोलॉजीज क्या क्या थे, सबसे पहला क्या था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेस्ट। दो तरीके के अप्रोचेस थे। पहला था क्या कर रहा था, उसको आइडेंटिफाई कर रहा था जो कि आरएनए के फॉर्म में क्या रहेगा, एक्सप्रेस, हाँ स्टोर है, एक्सप्रेस हो रहा है। सीक्वेंस एनोटेशन देखते हैं, तो सीक्वेंस एनोटेशन में क्या रहेगा, जितना भी होल सेट ऑफ जीनोम रहेगा उसे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस कर रहे हैं, कोडिंग नॉन कोडिंग जितना भी रहेगा उसका सीक्वेंसिंग करेंगे और उसको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स देंगे उसके बाद। तो पहला अगर मेथोडोलॉजी पूछ रहा है या तुम्हें अप्रोचेस पूछ रहा है, तो ये दोनों आंसर है। उसके बाद प्रोसीजर इसमें क्या था, सबसे पहला डीएनए को सेल से, ठीक है, उसके बाद उसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद ये क्या कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है होस्ट में, यानी कि बैक्टीरिया और ईस्ट में वेक्टर्स यूज करके बैक्टीरियल आर्टिफिशियल
सीक्वेंसिंग वेक्टर्स यानी कि बीएससी और वाईएससी बैक्टीरियल आगे एम्प्लीफिकेशन के लिए। उसके बाद सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस है जो कि फ्रेडरिक सैंगर ने यूज किया था। और सीक्वेंस को ओवरलैपिंग रीजन के हिसाब से उसको अरेंज करना, फिर उसका कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अलाइनमेंट करना कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। तो बस प्रोसीजर रहेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो इसमें जैसे कि लिवर से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको क्या करें, इसके फ्रेगमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, जो भी फ्रेगमेंट्स रहेगा लार्ज या स्मॉल जो भी रहेगा उसको। उसके बाद इसके थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बना रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं। क्लोनिंग करने के बाद इसको यहाँ डाल रहे हैं सीक्वेंसिंग, फिर कंप्यूटेशनल करके इसको सीक्वेंस कर रहे हैं पूरा। नहीं, तुम लोग को बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से समझना। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि ये एक वेक्टर रहेगा, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जो जीन हमें चाहिए है किसी से आइसोलेट करेंगे हम और उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तब जाके ये क्या करेगा, इसका जब क्लोनिंग बनाएंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ मिक्स हो जाएगा और हाइब्रिड वैरायटी बन जाती है। तो वैसे उसको बनता है। अब ये देखना इसमें क्या रहेगा, सैंगर ने भी डेवलप किया था किसके लिए, सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। उसके बाद डीएनए कन्वर्ट हुआ था फ्रैगमेंट्स में। फिर उसके बाद एचजीपी क्लोजली एसोसिएटेड था किससे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी आजकल पढ़ाई होती है, मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यही रहेगा जितना भी पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, जैसे कि तो जीन्स को हम क्या करते हैं, पहले चेक करेंगे जैसे क्या रहेगा, कॉपीज बनाएंगे। उसके बाद जो इंफॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट रहती है, मतलब तुम्हारा कंप्यूटेशनल डेटा वाला पूरा रहता है, तो उसमें हम लोग सीक्वेंसिंग देखते हैं, जैसे कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, ठीक है, कौन सा डिस्कवरी पहले हो रही है, वो सब देखते हैं पूरा। तो वो एक मतलब एक ग्राफ जैसा बना हुआ रहता है। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एप्लीकेशन है किसका, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखते हैं 24 क्रोमोसोम्स में 22 कितने ऑटोसोम्स और एक्स और वाई हैं। तो लास्ट वन कौन सा सीक्वेंस हुआ था, क्रोमोसोम नंबर 1 था, जो कि मई 2006 में। उसके बाद जेनेटिक और फिजिकल मैथ्स था जीनोम में, जो कि जनरेट हुआ था इंफॉर्मेशन किसके बेसिस पे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिस पे, उसके साइट के बेसिस पे कि वहां पर रिकॉग्निशन साइट कौन सा है करके, और कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस यानी कि माइक्रो सैटेलाइट की मदद से। इसका मतलब ये है जो भी जीनोम पे मैपिंग हो रही थी ना, जेनेटिक और फिजिकल, वो जनरेट कैसे हुए थे। तो हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो साइट है, रिकॉग्निशन साइट जहाँ पे आपके बाइंड होना है उसको, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, उसका क्या किए थे, पॉलीमॉर्फिज्म किए थे, यानी कि बहुत सारा बनाए थे उसका। बनाने के बाद कहीं रिपीटेटिव डीएनए बनाने के बाद उसको ऐड करते थे, देखिए। उसके बाद डीएनए सीक्वेंसिंग हुआ था बैक्टीरिया ईस्ट में, सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस में भी हुआ था, जो कि फ्री लिविंग पैथोजन है यानी कि निमेटोड था। और ड्रोसोफिला प्लांट्स में भी बहुत सारे में हुआ था, ये सारा सीक्वेंसिंग जो हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स। ये अलग क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम में। तो ह्यूमन जीनोम में कितने हैं, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस है। ये याद रखना, इसको याद करवाई थी मैं लास्ट में, भूल गए कि याद है, भूल गए। नंबर ऑफ जीन्स कितने थे टोटल, 30,000। और एवरेज जीन में कितने बेसिस थे, 3000। तो लार्जेस्ट नोन कौन सा था, डिस्ट्रोफिन एक्स क्रोमोसोम था, जो था एक्स क्रोमोसोम में, वो का सबसे बड़ा वाला था। तो उसमें 2.4 मिलियन बेसिस एक्स क्रोमोसोम पे था, वो याद है। उसके बाद 99.9% लेकिन नेटवर्किंग कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो 50% जो है अभी तक अननोन है इसके। और क्रोमोसोम आई जो है वो तो सबसे बहुत कॉन्सेप्ट होना है इसका, वाई का 230 सबसे कम। और लेस देन 2% जो है वो प्रोटीन के लिए पूछ कर रहा है। अब इसमें और क्या चीज है, जैसे कि लार्ज प्रोटीन जो है किसी भी रोग का, वो किससे है, किससे बना हुआ है, लार्ज प्रोटीन किससे, मतलब लार्ज मेनली किससे बना है, रेपिटेटिव सीक्वेंस से बना हुआ रहेगा। और ये क्या रहेंगे, स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, जिसको हम बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और ये मेनली क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर या उसके डायनामिक्स को या उसके ऊपर मेनली लाइट दे रहा, मतलब उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रखता है। इसके बाद 1.4 मिलियन जो लोकेशन है उसके बारे में बोलते हैं, यानी कि
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरिस ने डेवलप किया था 1985 में, ताकि वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बता पाए किसका, डीएनए का, मतलब दो इंडिविजुअल के बीच का। तो अब देखो इसका क्या रहेगा, डीएनए कुछ नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को कैरी कर रहा है। इसके अलावा रिपीट जो है वो किसके हिसाब से हो रहा है, पर्सन टू पर्सन रहेगा। जैसे कि जैसे यहाँ देखिए कि रिपीट कितने बार हो रहे हैं, पर्सन टू पर्सन को वैरी करता है। अब सबसे पहला क्या रहेगा, रेपिटेटिव डीएनए जो है हम सेपरेट कैसे करते हैं। तो रेपिटेटिव डीएनए सेपरेट कैसे करेंगे, उसके इसका डेंसिटीज अलग अलग रहेगा, तो हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो वो किससे हम बदलेगा, बल्क डीएनए जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, मेजर पीक फॉर्म करेगा। और जितने भी स्मॉल पीक्स हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। तो अलग अलग पीक्स रहेगा इसके, जैसे यहाँ बैंड शो हो रहा है तो वो अलग अलग उसके सैटेलाइट बैंड है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, वही समझ लो। तो जब जैसे कि इसको क्या करें, ये पूरा ये सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं ना, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो मेजर वाला रहेगा वो बल्क डीएनए का रहेगा वो है, और बाकी जो है वो सैटेलाइट डीएनए रहेगा। उसके बाद देखना कि क्या है माइक्रो, और माइक्रो का देखना, माइक्रो या मिनी सैटेलाइट जो है वो किसके ऊपर रहेगा, कॉम्पोजिशन की बेसिस पे रहेगा। जैसे एटी रिच रहेगा या फिर क्या रहेगा, जीसी रिच रहेगा। और लेंथ ऑफ सेगमेंट, और किसके ऊपर, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट क्या है, जैसे इसमें 8 टाइम्स हो गया, उसमें 20 टाइम्स हो गया, रिपीटेटिव यूनिट के हिसाब से माइक्रो सैटेलाइट बनेंगे। उसके बाद डीएनए सीक्वेंस जो है वो क्या हो रहा है, टैंडमली रिपीट हो रहा है बहुत सारे कॉपी नंबर की, सेम सेम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीएनटीआर, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स बोलेंगे। तो जितने भी वीएनटीआर है वो क्या रहते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए ही होते हैं। ये भी समझ में आ रहा है। कॉपी नंबर भी क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, हर एक क्रोमोसोम में वैरी करेगा। उसके बाद जैसे कि पैटर्नल और मैटरनल हम दो ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें भी डिफरेंट कॉपी नंबर्स रहेंगे, वो शो कर रहा है। के बाद देखना इसमें क्या रहेगा, वीएनटीआर जैसे वही सेम पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, साइज किससे किससे 0.1 से 20 केबी के बीच का रहेगा इसका। वीएनटीआर का फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो अब डिफरेंस जो रहेगा, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में मतलब म्यूटेशन हो रहा है। अब म्यूटेशन हो रहा है तो किसमें देख रहे हैं हम लोग, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देख रहे हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, ठीक है, रेपिटेटिव सीक्वेंस में। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसमें ज्यादा रहता है, नॉन कोडिंग वाले रीजन में ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि म्यूटेशन जो रहता है वो किसमें रहेगा, इसी सीक्वेंस में रहेगा, और वो क्या कर सकता है, इफेक्ट नहीं कर सकता किसी भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इस वजह से। तो जितने भी म्यूटेशन हो रहे हैं वो क्या हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन वो एक जगह एक्यूमुलेट होगा और पॉलीमॉर्फिज्म कॉज करेगा। तो यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म का मेनली इवोल्यूशन और स्पेसिएशन में मेन इफेक्ट रहता है इसका। स्पेसिएशन क्या होता है, हाँ वही स्पेसिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन और स्पेसिएशन बोला ना, स्पेसिएशन या स्पेसिएशन जो बोला है बोलो, स्पीशीज का। हाँ वही रहेगा, तुम लोग इवोल्यूशन में पढ़े होगे तो बोल दो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का याद है कैसे क्या हो रहा था, दीदी को याद है, बोलो क्या हो रहा था। तो हम यहाँ फिंगरप्रिंटिंग कैसे किए, कैसे ही, और कुछ प्रोसेस नहीं था। पहला देखो क्या किए थे, आइसोलेट किए थे, आइसोलेट करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, मतलब सॉरी डाइजेशन हुआ था। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस था जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स लाइटर वाले और हैवी वाले अलग अलग सेपरेट हुए थे।
उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स में डाले थे, जो नायलॉन मेम्ब्रेन्स वगैरह रहेगा उसमें डाले। उसके बाद इसको क्या किया हम लोग, रेडियो एक्टिवली लेबल किए डीएनटीआर की तरफ। उसके बाद इसको क्या किया, ऑटो रेडियोग्राफी से उसको डिटेक्ट किए। तो सबसे पहला क्या रहेगा इसमें, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए आइसोलेट किसी से भी करेंगे, ब्लड, हेयर, सीमेन, सलाइवा या बोन से कर रहे हैं, तो डीएनए सैंपल को सबसे पहले आइसोलेट कर दिए। आइसोलेट करने के बाद सेकंड क्या था हमारा, डाइजेशन। डाइजेशन किससे हो रहा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो ये जैसे कि डीएनए का सैंपल है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाले हैं, तो ये क्या कर देगा, स्मॉल साइज और लार्ज साइज में इसको कन्वर्ट कर देगा। फिर इसको सेपरेट कौन करेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस। ये ना एक्चुअली दिखता है हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में, ऐसे ही लाइट दिखते हैं अलग अलग। क्या, हाँ स्टेन डालेंगे लेकिन वो अलग अलग दिखेगा हमें, इसके रिपीट्स जो है अलग दिखेंगे। जो हैवी वाले हैं अलग दिखेंगे, लाइट वाले हमें अलग दिखते हैं उसमें, मशीन में इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा था, सिंथेटिक मेम्ब्रेन वाला, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का। तो ट्रांसफर करेंगे उसको किसको, ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, किसमें, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन में। इसको जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सिर्फ ट्रांसफर करने के बाद, ये अलग अभी तक शो करने का नहीं आएगा, सिर्फ ये ट्रांसफर करेंगे हम लोग। ट्रांसफर करने के बाद इसको क्या करेंगे, देखेंगे रेडियो एक्टिव डीएनटीआर प्रोब जैसे दिखेगा ये पूरा। इसको वॉश करेंगे, इसमें वॉश करने के बाद ये डीएनए फ्रेगमेंट दिखेंगे अच्छे से क्लियरली हमें। तो ये पूरा वो प्रोसेस रहेगा। तो इसमें देख लेना, जैसे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर को हम सॉल्यूशन में रखे हैं, कैसे रखेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का मतलब रेडियो एक्टिविटी लेबल करने के बाद फिर डीएनए जितना भी प्रोब रहता है वो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ बाइंड हो जाएगा और वो क्या शो करेगा, एक हाइब्रिडाइज डीएनए सेगमेंट शो करेगा। तो ये पूरा हाइब्रिडाइज डीएनए सेगमेंट यहाँ पर शो करता है। उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सरे फिल्म में देखेंगे। देखने के बाद मतलब वो पूरा ऑटो रेडियोग्राफी का प्रोसेस रहेगा, जो हमें पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरह दिखेगा। तो पहला क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए कैसे हो रहा था, हाँ थर्ड, सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। फिर हाँ नायलॉन सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन सेल मेम्ब्रेन। फिर डीएनटीआर प्रोब की तरफ को रेडियो एक्टिवली लेबल कर देंगे। उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी रहेगा ये प्रोसेस पूरा। हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस या दो पैटर्न ही दिए रहते हैं ज्यादातर तो ऑब्जेक्टिव्स में। हाँ उतना ज्यादा नहीं करेंगे, मतलब बोर्ड के क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन उसमें है सीक्वेंस, मतलब ये पूछा सीक्वेंस कौन सा है करके, तो वैसा पूछता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट डिफर करता है सब में एक्सेप्ट कौन सा, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस में। सेंसिटिविटी देखते हैं तो वो हम लोग कैसे देख रहे हैं, पीसीआर से। पीसीआर तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यही मेनली क्या रहता है, डीएनए जो है किससे हो रहा है, सिंगल सेल से हो रहा है, तो ये पीसीआर की मदद से वो बहुत सारे क्या बनाता है, कॉपीज बनाता है, पीसीआर से कॉपीज बना रहा है। तो हाँ ये सबसे पहले ना, जैसे कि डीएनए, हाँ डीएनए स्ट्रैंड जो है वो डी नेचर होते हैं, डी नेचर मतलब टूटेंगे पहले। फिर यहाँ पर क्या होता है, एनिलिंग में ना एक छोटा सा प्राइमर आके अटैच होता है। फिर प्राइमर अटैच होने के बाद ये नए स्ट्रैंड्स में एक्सटेंशन करते हैं, फिर इसका एम्पलीफिकेशन करते हैं, जिसके 1000 ऑफ डीएनए मतलब ये बनेगा पूरा, जो हाइब्रिडाइज रहता है उसका। तो उसमें एंजाइम वर्क करता है, टैग पॉलीमरेज रहेगा, टेम्परेचर तो उसका सब होगा। हाँ इसमें देख लेना कि एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन में फॉरेंसिक टूल जो रहेगा ये सॉल्व करेगा पैटर्निटी, रेप या मर्डर केस को। फिर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसीजेस और फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ एनिमल्स को भी, और पॉपुलेशन और जेनेटिक डायवर्सिटी को भी पूरा एक्सप्लेन करेगा। क्वेश्चन करना है चैप्टर का, ऑप्शन नहीं है। ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसलेशन। लैक ओपरॉन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हर जगह से, तो लैक ओपरॉन पढ़ना पूरी तरीके से जरूरी है, क्योंकि 5 मार्क्स के लगभग लैक ओपरॉन या केस बेस्ड लैक ओपरॉन से ज्यादा पूछा, या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से ज्यादा पूछा। फिंगरप्रिंटिंग के क्वेश्चंस बहुत कम है, पैटर्न मतलब एप्लीकेशन कहीं कहीं पे पूछ दिया या शॉर्ट में पूछेगा।
फिंगरप्रिंट का ज्यादा नहीं रहेगा, 2-3 मैक्स टू मैक्स रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन उसका 5 मार्क्स के हिसाब से जा सकता है। हाँ, क्योंकि ये दोनों चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और ये में इसमें से आएगा, ये रहता है। तो उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस में तुम्हारा वाईक्यू के हिसाब से वही में जो लाइकोप्रोन का मेन रहेगा 2 साल, तो लास्ट में 5 में से 2 साल तो वही पूछा, और 1 साल थोड़ा सा अलग कर दिया था, दोनों को मिक्स कर दिया था, ट्रांसलेशन लाइकोप्रोन दोनों से, मतलब डिवाइड करके जो रहता है वैसे का। हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। लोग टेस्ट देना, कोई गायब नहीं होना, क्योंकि 500 चैप्टर्स पूरे। हाँ, फ्राइडे को सर ले रहे हैं ना, संडे को कर दिया। ठीक है, सैटरडे को दो दिन में। क्या दीदी? तो उनका तो संडे को हो रहा है ना, मैं तो सैटरडे को ले रही हूँ। तुम पढ़ोगे? चलो तुम लोग आंसर बताओ। कौन सा? हाँ ठीक है, कितना रहता है? 9 पीरियड है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं देखे थे? क्रोमोसोम हाईएस्ट 2938 है ना? तुम लोग का आदत है बस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है। ए है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स में ए है क्या? जब तुम, अच्छा ठीक है, तो एडिशन हो रहा है कि नहीं एडेनिन रेसिड्यूज का 3' एंड में? मैं 3' में पूछ रही हूँ, बाद में एडेनिन रेसिड्यूज का। तुम लोग एक एक करके क्यों बोल रहे हो? सही से सोचो और बताओ। इवेंट चेक कर लो, कॉपी में बुक में जो भी रहेगा इवेंट चेक करो, क्या बताओ। तुम तो बस तुक्के में देख रहे हो अभी, तुम्हारा तो तुक्का। बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये और महान इंसान। हाँ, बोलो। ए बी सी आएगा।
ए है रिमूव सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। यहाँ पर एमआरएनए जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट यहाँ हो रहा है, ये किस लेवल पे हो रहा है? वहां पे बी सी डी होगा या फिर ए बी सी होगा, ये बता दो बस। ये तो जो जिधर बोलेगा वहां चलते ही बना। रिमूव बी नहीं है। फ्लाइट में तो पहले हाँ ए बी सी है, ABC है। क्योंकि डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि डी डायरेक्टली हाँ उसमें रहेगा, यूकैरियोट्स में पूरा अच्छे से वो रहेगा। नेक्स्ट पहली बात सही बोली। स्टेटमेंट पढ़ो। कोई तो ड्राइंग है मेरी। नेक्स्ट आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोटिक में होगा ना। आरएनए इंटरफेरेंस तो होगा। बोलो। हमारे तो एग्जाम में आया था, तुम बोलो। और गैमो ने क्या किया था? और जॉर्ज गैमो ने क्या किया था? मतलब कितना अच्छा पढ़ रहे हो, कितना अच्छा पढ़ रहे हो। ट्रिपलेट को डाउन किसी ने बताया था ना। वो तो पढ़ के भी गलत बता रहा है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अल्फा प्रो फैक्टर। In a chromosome, there is a specific DNA sequence responsible for initiating replication. It is called as sequence site। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, जो रेप्लिकेशन कर रहा है, तो ओरिसाइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो। क्लोनिंग साइट वो पढ़ रहा है, क्लोनिंग साइट। ये दोनों में बताओ, ये दोनों में बताओ। हाँ रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। पढ़ लो।
In prokaryotes, RNA polymerase is capable of catalyzing process of elongation during transcription. वो तो सही है ना? दोनों सही। आरएनए इंटरफेरेंस तुम लोग पढ़े नहीं हो ना? बायोटेक्नोलॉजी नहीं। तीनों का काम क्या क्या रहता है उस हिसाब से। बीटा गैलेक्टोसाइड्स का काम क्या रहता है? हाइड्रोलिसिस कर रहा है वो। उसके बाद एसिटिलेज का काम क्या रहेगा, जो ट्रांस एसिटिलेज रहेगा, या एसिटिलेज भी जो बोलना चाहोगे बोल सकते हो। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर लिया है ट्रांसपोर्टेड टू द सेल है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, तो एंजाइम यहाँ पर परमिएस रहेगा। थोड़ा लॉजिक लगाओ। वो एसिटिलेज मतलब वो प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है, वहाँ पे एसिटिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। शुगर का जैसे ब्रेक हो रहा है ना जो पॉइंट वहां पर। उसके बाद देखो क्या समझ नहीं आया। A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream. तो प्रमोटर तीन था वहां पर, ठीक है। हाँ, तो ये किसके अंदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टाइम उसके हिसाब से बताओ, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। हाँ, नेक्स्ट, the following statement is correct regarding the process of replication of E. coli. एक वर्ड का डिफरेंस है। डिफरेंस बस एक चीज का एंजाइम का है। 5' to 3' हो रहा है, बस एंजाइम का डिफरेंस है, तो एंजाइम कौन सा रहेगा। तुम पढ़ के आना ना फिर क्वेश्चन का। डी है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट, क्या हुआ? वो तो लास्ट क्लास में गायब हो गया था। ट्रिपिट का कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ए का 3 है, तो ये दोनों में से जैकोब और मोनोड का, जैकोब और मोनोड का अभी पढ़े। लैकोप्रोन है, जैकोब और मोनोड का ये है, तो फिर डी का ये वाला है। हाँ, हरगोविंद खुराना का जेनेटिक कोड मेसेल्सन और स्टार का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम। अल्फा थैलेसेमिया 16th क्रोमोसोम है। बीटा थैलेसेमिया 11th क्रोमोसोम, क्लाइनफेल्टर एक्स क्रोमोसोम।
ए क्या है इसका कन्वर्जन बताना है। हाँ, तो वो उल्टा ही करना है। इसमें क्या रहेगा, टी का ए है, इसका ए का यू हो जाएगा, इसका जी हो जाएगा, इसका यू हो जाएगा, फिर इसका ए हो जाएगा, फिर इसका सी हो जाएगा, तो ये पूरा वही। जी एक सेकेंड, ए सही तो ये वाला है ना। हाँ, नेक्स्ट। हम्म, आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम, आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज 3 रो फैक्टर 1 2 3 किस किस चीज को ट्रांसक्राइब करता है? कौन से आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 1 वो करता है, 2 कौन सा करता है, 3 कौन सा करता है? 3 सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज 3 का टीआरएनए है और एसएनआरएनए है। फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का रो रो फैक्टर है। स्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स में यहाँ पर रहेगा। टाटा बॉक्स मतलब एक प्रमोटर रीजन के साथ जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसको हम टाटा बॉक्स बोलते हैं। तो वो ये रहेगा, प्रमोटर रहेगा। ए का 4 है, बी का डी है। टाटा बॉक्स का नीट में तो है, पीवाईक्यूज ही है पूरे। चलो ये बताओ, बताओ सब लोग, लास्ट क्रोमोसोम कौन सा था? हाँ, लास्ट क्रोमोसोम कौन सा था? क्रोमोसोम नंबर 1 था। उसके बाद नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, ये तो अभी पढ़े। हम्म, हाँ, रिप्लेस का बाइंड होगा, ये स्टेटमेंट वाला करो।